नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है बच्चों। प्रिय बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जो हमारी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विदेश नीति टॉपिक लिया है, उसका आज ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपसे चर्चा की थी वह चर्चा थी प्रथम वीडियो में, जैसे मैंने आपसे चर्चा की भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी निर्धारक तत्व क्या है, और तीसरे वीडियो में मैंने गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आपसे परिचर्चा की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ वो है भारत की विदेश नीति का विकास क्रम क्या रहा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उसने किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे इसकी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए उठाए गए क्या कदम थे, राष्ट्र हितों की सुरक्षा से संबंधित क्या प्रश्न थे, और विश्व शांति की स्थापना किस प्रकार से भारत ने करने का प्रयास किया। भारत के समक्ष अब वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं विदेश नीति के तहत जो उसे पूरा करना है, और सारांश और फिर प्रमुख प्रश्नों को लेकर के इस अध्याय को हम यही समाप्त करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रस्तावना में जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पूरा विश्व का पूरा ग्लोब है पूरा ये, और इसमें हमने भारत को इसमें इंडिकेट किया हुआ है कि भारत जो है पूरे विश्व के साथ किस प्रकार से संबंधों को दर्शाता है। तो हम विद्यार्थियों हम बात करें तो शीत युद्ध के दौरान भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा शांति और समानता के सिद्धांतों पर सर्वाधिक बल दिया गया, और भारत ने दूसरा हम देखें तो भारत ने गुटों की राजनीति से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, और अंतर्राष्ट्रीय गुटों से दूर रह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन शक्ति गुटों से दूर रह करके उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति में शामिल किया। भारत ने हर संभव प्रयास किया कि वह विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग को बरकरार रखे। इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए उठाए गए कदम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, जिनमें हम परिचर्चा करेंगे कि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, हम इन दो शब्दों से भली भांति परिचित हैं विद्यार्थियों कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद वह एक हम कहें व्यवस्था या पद्धति, हम उसको कहें कि ऐसी विचारधारा है जिसमें कि औपनिवेशिक देश यानी शक्तिशाली देश वे छोटे देशों को या गरीब देशों को अपने अधीन कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। इसी प्रकार से साम्राज्यवाद कैसी विचारधारा है, कैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति है विद्यार्थियों जिसमें एक देश अपने साम्राज्य को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया। इवन हम ये बात करें कि अब जो वर्तमान में जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो पद्धति चल रही है वह है नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद की, उसका भी इसने विरोध किया है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसी प्रकार से 1990 में नामीबिया को दक्षिणी अफ्रीका की गुलामी से भी आजादी दिलाई, और दिल्ली आजादी जो मिली उसका भारत ने बहुत ही स्वागत किया। और इसी प्रकार से पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने एशिया में अपने अंतिम उपनिवेश मकाऊ को 20 दिसंबर 1999 को चीन को सौंप दिया। इस अवसर पर हुए औपचारिक समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत की विदेश जो मंत्री थे वो राज्य मंत्री उन्होंने किया था। ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद से संबंधित जितने भी मामले थे उनका भारत ने विरोध किया, और उन देशों को स्वतंत्रता दिलाने का हर संभव प्रयास किया या उसका स्वागत भी किया जो अपने आप में किसी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन रहे।
इसी के बाद हम देखें रंग भेद और जातिवाद का विरोध। देख सकते हैं विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीकी देशों में किस प्रकार से गोरे और काले, मतलब अश्वेत और श्वेत के बीच में किस प्रकार से कश्मकश थी और किस प्रकार से जाति, रंग भेद और जातिवाद का उसने पूरा विरोध किया, भरपूर विरोध किया। इसमें हम बात कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया, जिम्बाब्वे में गोरे शासन को हमने सदैव उसका विरोध किया है। और 10 मई 1994 को एक लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर अपने अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। और भारत सरकार ने क्या किया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। कितनी बड़ी बात है कि भारत जो है ऐसी गतिविधियों का, ऐसे गलत विचारों का वो प्रारंभ से ही विरोध करता आया है। और इन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अपने वैदेशिक नीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज का सहयोग दिया है विदेश नीति के माध्यम से। अब हम बात करें विद्यार्थियों निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण का अर्थ हम भली भांति समझते हैं। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों की दौड़ में कमी करना, शस्त्रों की दौड़ के प्रसार में कमी करना, उसमें रोक लगाना। तो निरंतर जो है शस्त्रों की दौड़ में वह कमी करने का निरंतर प्रयास किया है। और उसने यह भी बात कही है कि वह शस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा और कोई भी इस प्रकार की आणविक शक्ति का भी निर्माण नहीं करेगा। अगर वह आणविक शक्ति का निर्माण करता है तो सिर्फ इसी वजह से करेगा कि अगर कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहता है या युद्ध करता है तो वह उसके अपने रक्षार्थ के लिए ही वह उसका प्रयोग करेगा। इसमें हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण और आर्थिक विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया और उसमें 153 देशों ने भाग लिया था। और 1993 में इसी प्रकार से अमेरिका और रूस के शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें परमाणु हथियारों के भंडार को वर्ष 2003 तक 2/3 कम करने का प्रस्ताव किया गया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम देखें तो 1 मई 1998 को परमाणु परीक्षणों द्वारा हमने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। लेकिन उस परमाणु शक्ति का वह प्रयोग कब करेगा? वह तब करेगा उसका प्रयोग जब उसके ऊपर किसी प्रकार का युद्ध या किसी प्रकार का ऐसा आक्रमण होता है, तभी अपने आप को बचाने के लिए, अपने रक्षार्थी उसका प्रयोग करेगा। अननेसेसरी वह इसका उपयोग नहीं करेगा। इसी के बाद हम देखें विद्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जितने भी फैसले किए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितनी भी शांति सेनाओं की बात की और जितनी शांति सेनाओं को भेजा गया अन्य देशों में शांति स्थापना के लिए, भारत ने हर संभव उसका सहयोग किया और हर संभव उसका समर्थन किया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि भारत ने अगस्त 2001 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य दल का सेनापतित्व किया था। अब इसी के बाद अगले बिंदु पे हम चलते हैं विद्यार्थियों कि मानव अधिकार के प्रति सम्मान की भावना। हम जानते हैं विद्यार्थियों कि भारत ने अपनी विदेश नीति में, अपने भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को एक अहम भूमिका दी है। मानव अधिकारों के प्रति अगर किसी प्रकार का हनन होता है तो वह उसका विरोध करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में कुछ वर्ष पहले तक खुलेआम रंगभेद की नीति प्रचलित थी और चीन और पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो मानवीय अधिकारों के हनन को हम अनैतिक मानते हैं, मतलब भारत अनैतिक मानता है। और गुटनिरपेक्ष देशों के 12वें शिखर सम्मेलन में भारत ने उन देशों को पर तीखा प्रहार भी किया था जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों को आगे से आगे बढ़ाने की उनकी वकालत करते हैं और किसी प्रकार का रोक या प्रतिरोध नहीं लगाते हैं। हर संभव जो है उसने उसका विरोध किया। इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों आते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण की रक्षा। आप जानते हैं विद्यार्थियों नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें खुलापन, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जिसमें यह भी बात की जाती है कि विकासशील देश, अल्प विकसित देश जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को हर संभव आगे बढ़ाने का, विकास के कार्यों में बढ़ाने का प्रयत्न करें और कम से कम कर की दर को कम करके
अपने वस्तुओं का जो उत्पादन है या कच्चा माल अगर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है तो वह एक अच्छे दामों पे बेचा जाए और कम से कम दामों पर वहां से तैयार माल जो बन करके आता है वो कम से कम दाम पर वो अपने देशों में आए। तो उससे स्थिति क्या होगी कि हमारे पास वह मुद्रा जो है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास में या हम कहें कि आर्थिक विकास में हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है, वह उसके लिए एक प्रयास होगा। इसमें हम बात कर सकते हैं विद्यार्थियों कि मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए तेजी से कदम उठाए गए और गरीब और अमीर देशों के बीच व्यापार और पूंजी के निवेश के लिए नए रिश्ते कायम किए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कर की जो दर है, जो टैक्स लगता है, वह कम से कम किया जाए और वस्तुएं जो है आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। दूसरी बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आती है? दूसरी समस्या हमारे सामने आती है पर्यावरण की समस्या आती है। तो पर्यावरण की समस्या के लिए भारत ने हर संभव अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सहयोग प्रदान किया है और यह प्रयास किया है कि विश्वव्यापी जो कार्यनीति तय की जाएगी उसमें भारत हमेशा साथ खड़ा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से बहुत ही अहम कदम उठाए हैं और वह हर परिस्थिति में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ खड़ा रहता है। उन समस्याओं के साथ उनका समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव वह खड़ा रहता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कि किस प्रकार से भारत ने अपने भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की और अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया। उन बिंदुओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। विदेश नीति के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को भली प्रकार से उसकी रक्षा की है। तो इसमें देख सकते हैं हम विद्यार्थियों, अमेरिका, रूस जो पहले की सोवियत संघ था, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इन अन्य राष्ट्रों ने हमारे आर्थिक पहुंचाई है। इस नीति की वजह से हम शस्त्रों की घातक दौड़ से बच सके और हमने अपने संसाधनों का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। तो समझ में आए विद्यार्थियों, हमें इन देशों ने, कौन से देशों ने? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप ने हमें आर्थिक मदद तो पहुंचाई है, साथ में हमने शस्त्रों की घातक दौड़ से भी अपने आप को बचा के रखा है और यह संभव प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन शस्त्रों की दौड़ को कम किया जा सके और इन हमारे पास जो संसाधन है उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब हम बात करें 1999 के कारगिल युद्ध की, तो उसके दौरान भारत को हर तरफ से सैनिक सहयोग और समर्थन मिला। क्यों मिला? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ने हर एक देश के साथ, जो देश समस्याग्रस्त था, उनके समाधान के लिए वह आगे से आगे बढ़ के सहयोगात्मक उसने दृष्टिकोण अपनाया। पाकिस्तान को अमेरिका पर बहुत भरोसा था। पाकिस्तान को अमेरिका पर बहुत भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तब से ही अमेरिका ने हर संभव यह कोशिश की कि पाकिस्तान को सहयोग दिया जाए और सहयोग देने का हर संभव प्रयास किया और दिया भी गया। लेकिन जब 1991 के कारगिल युद्ध हुआ उस समय अमेरिका का सहयोग उसे नहीं मिल पाया। तो आप देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और यह भी सलाह दी कि वह अपने सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकाले और चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आप देखो, चीन ने भी साथ नहीं दिया है, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी कारगिल से हट जाने को कहा। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े देश जिसमें हम चीन की भी बात करें, अमेरिका की भी बात करें और सऊदी अरब की, इन किसी भी देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और हर संभव यह प्रयास किया कि वह यह युद्ध नहीं करे और इस युद्ध से दूर हटे। आगे देखें, भारत और रूस इस बात पर सहमत हो सके कि दोनों देश आतंकवाद का मिलजुल कर सामना करेंगे। भारत और रूस ने क्या किया कि इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश हर संभव क्या प्रयास करेंगे? आतंकवाद विरोधी रहेंगे, आतंकवाद का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे, उसका सामना करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया गया।
क्या मतलब हुआ कि वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए, किसके राष्ट्रीय हितों को, हमारे देश के राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, वार्ताएं करेंगे, बातचीत करेंगे, और विदेश नीति को अगर पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हुई तो पुनः परिभाषित भी किया जाएगा। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है कि हमने रक्षा उत्पाद खरीद लिए बस काम खत्म, बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ हर संभव प्रयत्नशील रहता है। अब हम बात करें वैश्विक महामारी, जो अब हमारे वर्तमान समय में चल रही है, वैश्विक महामारी जिसे हम कहते हैं कोविड-19, COVID, कोविड-19 19। इसके दौर में क्या हुआ, भारत के विदेश मंत्री और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल भी हुए। कौन हुए, भारत की तरफ से शामिल हुए। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए करीब 85 कंट्रीज को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुंचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने सार्क देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया में भाग लिए, और उसमें क्या हुआ, तत्पश्चात उन्होंने G20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया, जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्व विहीन लग रहे थे। समझ में आई बात। इसमें कहने का मतलब ये कि ऐसे जो सम्मेलन हुए वो सम्मेलन किस प्रकार के थे, सार्क के और G20 के नेतृत्व विहीन थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए ये जो क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जो मंच है वो एकजुट हो गए, और इन्होंने इस मंच में इस मंच के अंतर्गत इस महामारी से बचने के समाधान के उपाय भी सुझाए। अब हम बात करें कि इन कूटनीतिक अनुबंध यानी समझौते के अतिरिक्त भारत ने विश्व का दवाखाना की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न किया। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, क्या कहा जा रहा है इसमें, भारत ने विश्व का दवाखाना की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न किया। कि भारत क्या हो गया, विश्व का दवाखाना। कैसे, देखो आप, इसके लिए भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ का निर्यात पूरी दुनिया को किया। कितनी बड़ी बात है। और विकसित देशों के साथ साथ भारत ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को इस अतिशय मांग वाली दवा का निर्यात किया। किसको किया, विकसित देशों के साथ साथ भारत ने किसको किया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी किया। अब आप देखो, खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपने मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का भी प्रयास किया। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर परिस्थितियों में सहयोग के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए भारत की विदेश नीति जो है वो इतनी प्रभावशाली है। आगे देखें, वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे हुए बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया, और बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की प्रथम पड़ोस और एक्ट ईस्ट नीति का भी एकाकार किया, और उसके उलट सार्क का इसके विपरीत सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्स्टेक भारत को उसकी ऐतिहासिक दूरियों से जोड़ता है। श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हटकर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकालकर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है। इसके बाद देखें, मॉरिशस सेशल्स के द्वीप देशों की यात्रा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ संबंध बनाने के अलावा भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में एक मजबूत नींव रखी है।
वर्तमान परिदृश्य में और देखें तो ये हमें ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएं आयोजित की गई, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए भारत और चीन के जो संबंध है कुछ खटासपूर्ण हो चुके हैं। हम बात करें वर्ष 2016 में तो उरी आतंकी हमले व 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिले पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति का एक प्रमुख उदाहरण है। अब आप देखें आगे कि मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच बॉर्डर पर हलचल तो बनी रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं की जाती। चीन की जो विस्तारवादी नीति है, आप जानते हैं विद्यार्थियों, विस्तारवादी नीति से क्या तात्पर्य है? विस्तारवादी नीति से तात्पर्य यह है कि अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करना और दूसरे अपने सीमा क्षेत्र के आसपास जो भी क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में स्थापित कर लेना या अपने साम्राज्य में ले आना। तो चीन की नीति कैसी है? विस्तारवादी नीति है। उसको अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप की हमेशा कोशिश करती रही है, जिसका सेना द्वारा माकूल जवाब भी दिया जाता है। लेकिन कई बार तो हाथ ऐसे बन जाते हैं विद्यार्थियों कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता। लेकिन हम गलवान घाटी की बात करें तो ये घटना किस मोड़ तक पहुंच चुकी थी कि दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया जब भारत चीन सीमा पर जवानों की मौत हुआ करती थी। तो किस प्रकार की स्थिति हो गई कि चीन जो है इस कोविड-19 के माहौल में अपने आप, क्योंकि सबसे पहले चीन के अंतर्गत ही कोविड-19 का प्रकोप हुआ था और वह अब काफी जो है सभी देशों से बहुत आगे उभर चुका है, अपनी समस्या को समाधान कर चुका है। वह अपनी इसी जद्दोजहद में वह क्या करना चाहता है? शक्ति के माध्यम से, सैन्य शक्ति के माध्यम से वह भारत के अंतर्गत अपना एक स्थान या अपने सीमा क्षेत्र को और बढ़ाना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है और भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर आगे हम बात करें विद्यार्थियों, विश्व शांति की स्थापना में भारत की विदेश नीति ने किस प्रकार से अपना सहयोग दिया, तो हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि भारत ने विश्व की महान शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, अफ्रीकी राष्ट्रों का विश्वास जीतने की कोशिश की और पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना के प्रयासों में मदद पहुंचाई। जहां तक पास पड़ोस के देशों का प्रश्न है, 1962 के चीन के आक्रमण से भारत चीन संबंधों को गहरा धक्का लगा, पर उसके बाद इन संबंधों में सुधार का युग भी आया। लेकिन 2000 के दशक में चीन और भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत भी हुए। 2006 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए और इस अवसर पर दोनों देशों के बीच 13 समझौते भी हुए, पर भारत चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी सुलझा नहीं है, जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड में गलवान घाटी की घटना। आगे हम देखें, इससे भी बड़ी समस्या क्या है कि चीन आंख बंद करके हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चीन यदि पाकिस्तान के भारत विरोधी कार्यों से अपने को अलग कर ले तो भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास के नए युग का उदय हो सकता है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं बनेंगे जब तक कि सीमा पार से भारत में की जा रही आतंकवादी कार्यवाही बंद नहीं हो जाती है। परंतु हाल ही में इस बात पर सहमति बनी कि आतंकी हिंसा और हमले रोकने के लिए दोनों देश एक दूसरे को ठोस सूचना देते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक मार्च 2007 में हुई, परंतु आतंकवाद का गढ़ बन चुका पाकिस्तान नवंबर 2008 में क्या किया उसने? मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से अपने सभी तरह के संबंध समाप्त कर लिए। मतलब सहमति बन रही थी कि कोई किसी प्रकार की आतंकी हिंसा या कोई सूचना मिलती है तो वह देगा, लेकिन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद का एक तरह से गढ़ बन चुका है और 2008 में नवंबर में फिर आतंकी हमला कर दिया। दो देशों के बीच औपचारिक शांति वार्ता 2011 में शुरू हुई। हालांकि आपसी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कोई विशेष कमी नहीं आई, पर आतंकवाद के कारण पारस्परिक संबंध संतोषप्रद नहीं रहे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुलकर यह कहना होगा कि लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे संगठन न सिर्फ भारत विरोधी हैं बल्कि पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। विदेश नीति के संबंध में और भी कई प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है।
इसराइल के साथ मधुर संबंधों की स्थापना। भारतीय नेताओं द्वारा 2011 व 2012 के दौरान म्यांमार, नेपाल, जापान, कोरिया आदि गणराज्यों की महत्वपूर्ण यात्राएं नवंबर 2011 में। भारत के प्रधानमंत्री की बाली में पूर्वी एशिया सम्मेलन में भागीदारी तथा भारत द्वारा कंबोडिया, वियतनाम, सीरिया और इंडोनेशिया में कई परियोजनाओं को चलाया जाना। ये सभी इस बात का प्रमाण है विद्यार्थियों की भारत की बदलती परिस्थितियों को उसने अच्छी तरह से समझा है। आप देख सकते हैं कि इसराइल के साथ मधुर संबंध भारतीय नेताओं द्वारा 2011 व 12 में दौरान म्यांमार, नेपाल, जापान, कोरिया ये सभी गणराज्यों में महत्वपूर्ण यात्राएं की। फिर 2011 में भारत के प्रधानमंत्री की बाली में पूर्वी एशिया सम्मेलन में भागीदारी। तो ये सब क्या है? ये है कि इसने विश्व शांति की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया। अब विद्यार्थियों हमारे सामने समस्या ये आती है भारत के सामने कि भारत के समक्ष चुनौतियां जो हैं क्या हैं। भारत की समक्ष चुनौतियों की अगर हम बात करें तो चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? चीन के साथ संबंध बनाए रखना, क्योंकि चीन जिस प्रकार से विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहा है तो वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। चीन ने अपनी वित्तीय सैन्य ताकत के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति, उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना, बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं और भारत के लिए चिंता का विषय है, भारत के लिए एक चुनौती है कि वह किस प्रकार से इन संबंधों में सुधार कर सकता है और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको वह जवाब दे सकता है। इसके बाद विद्यार्थियों बात करें विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि वे अपने पड़ोसियों तथा आसियान में पश्चिमी एशिया से समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को भी दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं और विविधता भरे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से ये भरोसेमंद और पुराना जो दोस्त है हमारा रूस, वो भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी और वह स्थिति अब नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि भारत ने तो हर संभव यही प्रयास किया है कि वे रूस के साथ अपने दोस्ताना संबंध रखें, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अगर यदि देखें तो भारत अमेरिका के साथ भी सहयोगात्मक अपना दृष्टिकोण रखता है, लेकिन इसके एवज में क्या हुआ, इसके विपरीत क्या हुआ कि जो हमारा जो भरोसेमंद दोस्त रहा है पूरे विदेश नीति काल में, वह कौन रहा? रूस रहा। तो रूस के साथ हमारे संबंध भी उसी प्रकार से बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है और आज भी इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वह हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ ही विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों से जूझ रहा है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, तो वहीं चीन इस वैश्विक संकट की घड़ी से में भी अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं गलवान घाटी। चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है, जो दक्षिण एशिया में भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है और कर भी रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। उसके बाद बात आती है विद्यार्थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या हुआ कि इसके बाद भारत जब ये इसने लागू किया तो भारत के प्रति बांग्लादेश का रुख जो है वो परिवर्तित हो गया। वर्तमान में अफगानिस्तान एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और भारत के का बहुदलीय वार्ता से बाहर हो जाना वो चिंता का विषय है। पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी अति आवश्यक है। पश्चिमी एशिया में ईरान ने भी भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास में जो देरी हो रही है उसमें नाराजगी व्यक्त की है। तो ये इतनी सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, वह चुनौतियों का सामना भारत की विदेश नीति को, भारत के नेताओं को करना है।
भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियां पोषित कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तेजी नहीं दिखानी चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अपना क्या कदम उठाता है। साथ ही हम बात करें ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती उत्पन्न करती है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वर्तमान में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहा है और उन समस्याओं में भी अपना सहभागिता दर्ज कर रहा है, समाधान प्रस्तुत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय संस्थानों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो इस प्रकार से हर देश के साथ अपने सहयोगात्मक दृष्टिकोण को निभाते हुए भारत जो है इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा है। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के इस विकास क्रम की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो दिया है उसका सारांश हम देखें तो इस प्रकार से है। भारत को हम प्रथम पड़ोस की नीति जो है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने सुदूर मित्रों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आवश्यकता इस बात की कि विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत की पहचान रही है हम उसको आगे बढ़ाएं। इस बात की विश्व बंधुत्व भाईचारे से रहने की उसको हमें आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है। रूस जो हमारा पारंपरिक मित्र रहा है विद्यार्थियों, तो इसलिए अमेरिका को क्या है, अमेरिका के साथ हमारे मजबूत रिश्ते तो हैं ही, साथ में हमें रूस के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है। उसके साथ भी हमें अपने संधियां, समझौते, वार्ताएं, बातचीत, संवाद ये हमें बराबर जारी रखना है, तभी उसके साथ हमारे संबंध बने रह सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ हमें रूस के साथ भी संबंधों को बेहतर करना है। आगे बात करें वर्तमान में अमेरिका ईरान, इजराइल फिलिस्तीन, चीन अमेरिका रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है, सबसे ऊपर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गए हैं। ऐसे में भारत का जो कोई भी कदम है उसे सोच समझकर उसे उठाना होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत इनके साथ संबंध बनाए हुए है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए अलग थलग करना सही हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल के लिए नहीं। वह इसलिए नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि इसलिए अगर हमने उसका दीर्घकाल से तक उसका रास्ता बंद कर दिया तो हमारा बिल्कुल भी उसके साथ किसी प्रकार का सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि वार्ताओं का रास्ता हमें खुला रखना होगा और पड़ोसी होने के नाते विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना संभव नहीं है। क्योंकि अगर वे पड़ोसी हमारा राष्ट्र है, पाकिस्तान भी, उसमें किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो हमें निरंतर वार्ताओं के द्वारा, निरंतर संवाद के द्वारा इस चीज को हमें खत्म करना होगा। और बिना पड़ोस के विकास के साथ साथ हम अपना विकास भी नहीं कर सकते। पड़ोस में अशांति बनी रहेगी तो हम विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पड़ोस में शांति बना रहना भी बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए भी भारत को हर संभव प्रयास करना होगा। अर्थात पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जा रही है तो उसके समाधान भी भारत को ही सोचना होगा। ये भी भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगे हम देखें, हमें भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए और बेहतर ये होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी हमें शामिल करना होगा। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों पक्षों को साथ लेते हुए हमें चतुर्पक्षीय संपर्क को बढ़ाना होगा। इसमें हम हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य सभी प्रकार के, जिसमें हम तकनीकी भी ले सकते हैं, सभी प्रकार के पक्षों को लेते हुए हमें अपना विकास करना होगा। आगे हम देखें, आज हम आणविक युग के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ किसी भी आणविक शक्ति की एक मामूली सी भूल हो जाती है तो सारी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शांति और सहस्तित्व की नीति आधुनिक विश्व की प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। तो हम इस आणविक युग में अपने आप को सभी देश किस प्रकार से बचा के रखें,
ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें क्या प्रयास करना होगा, भारत को क्या प्रयास करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्षेत्रीय मंचों पर शांति और सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आगे देखें, बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की चर्चा करी, चुनौतियों की हमने चर्चा करी है और शांति के प्रयास की हमने चर्चा की है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आप इनको हल कीजिए। बदलते वैश्विक परिदृश्य में विदेश नीति का संचालन एक चुनौती बनकर उभरा है। आपके विचार में ऐसे कौन से कारक हैं जो विदेश नीति के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं? भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय योग की वृद्धि के लिए कौन कौन से कदम उठा सकती है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों पर चलकर भारत में राष्ट्रीय हितों की किस प्रकार से रक्षा की जाए? भारत ने अपने विदेश नीति के माध्यम से विश्व में किस प्रकार के से शांति की स्थापना का प्रयास किया? उदाहरण देकर समझाना है। भारत में कोविड-19 की परिस्थितियों में किस प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण किया गया? हाल ही के वर्षों में भारत और चीन के समक्ष हुए सीमा विवाद को स्पष्ट करना है। चीन की विदेश नीति किस प्रकार की है? कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत का पुराना और भरोसेमंद मित्र राष्ट्र किसे कहा गया है? तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का आप हल करो और नोटबुक में आप इसको लिखो। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। यह जो वीडियो है विदेश नीति का, आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सामयिक महत्व रखता है ये। तो आप इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि विदेश नीति के हर पहलू का इसमें अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नया विषय लेकर आऊंगी और उसका फिर हम आपसे फिर उसकी परिचर्चा हम करेंगे। इसके लिए आप सभी को आपसे विदा लेती हूँ और थैंक यू।